हेलो एवरीबॉडी, होप आप सब अच्छे से होंगे। मैं हूं डॉक्टर नवीन और आज हम पढ़ेंगे टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं या तो अगर आप एफएमजीई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी इंट्रांस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 1 से 2 मार्क का क्वेश्चन हमेशा इस टॉपिक से पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो है टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। तो क्या होता है ये टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम? सिंपल लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करते हैं। टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। इस प्रॉब्लम में, ये टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम में एक्चुअली क्या होता है कि जो एंड्रोजन जो होती है ना बॉडी में, वो इनसेंसिटिव हो जाता है। ठीक है, यानी कि एंड्रोजन रेसिस्टेंस हो जाता है। सो इसको हम क्या बोल सकते हैं? एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो ये एंड्रोजन रेसिस्टेंस का प्रॉब्लम है। ठीक है, एंड्रोजन रेसिस्टेंस, एंड्रोजन रेसिस्टेंस का प्रॉब्लम है। यानी कि बॉडी में एंड्रोजन तो है बट एंड्रोजन काम नहीं कर रही है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एंड्रोजन रेसिस्टेंस बोल सकते हैं, या तो हम एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम भी हम बोल सकते हैं। अब सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं कि ये टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम में कैरोटाइप क्या होता है? तो इसमें होता है 46XY। यानी कि जब भी 46XY कैरोटाइप है तो ये क्या है? बेबी बॉय है। ठीक है, ये बेबी बॉय है। अब यहाँ पे वाई क्रोमोजोम है, तो ऑब्वियसली वाई क्रोमोजोम है, तो वाई क्रोमोजोम में है क्या होता है? SRY जीन होता है। और SRY जीन क्या है? तो ये टेस्टिकुलर डिटरमाइनिंग फैक्टर है, जो क्या करती है? टेस्टिस बनाने में हेल्प करती है। टेस्टिस बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, तो अभी तक यहां तक ठीक है। कैरोटाइप 46XY है। वाई क्रोमोजोम में क्या है? SRY जीन है। SRY जीन क्या है? SRY जीन जो है ये टेस्टिकुलर डिटरमाइनिंग फैक्टर है, जिसकी वजह से क्या होता है? टेस्टिस बनती है। ठीक है, अब टेस्टिस में कितने सेल होते हैं? जो हमने डक्टल सेक्स डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, टेस्टिस में कितने सेल होते हैं? 2 सेल्स होते हैं। एक है सेरोटोली सेल्स और दूसरा है लीरिक सेल्स। ये आपको पता है। ठीक है, सेरोटोली सेल्स में क्या होता है? सेरोटोली सेल्स में होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन, जो क्या करते हैं? मुलेरियन डक्ट को इनहिबिट कर देती हैं। मुलेरियन डक्ट को इनहिबिट कर देती है। ठीक है, जब मुलेरियन डक्ट इनहिबिट हो जाएगा तो आपको पता है कि यूट्रस, सर्विक्स, fallopian tube and upper 2/3 of vagina, upper 2/3 of vagina will not form। ठीक है, यहां तक हमने डक्टल सेक्स डिफरेंशिएशन में भी पढ़ा है। क्लियर। अब क्या है कि अब है यहां पे हमारे पास लीडिक सेल, और लीडिक सेल क्या सिक्रीट करती हैं? सो टेस्टोस्टेरोन। अब क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन मेल इंटरनल ऑर्गन्स बनाने में हेल्प करता है, यानी कि मेल इंटरनल जेनेटिलिया बनाने में हेल्प करता है। ये आपको पता है। यही टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है। किस एंजाइम के थ्रू? 5 अल्फा रिडक्टेज के थ्रू। ये भी आपको पता है। जब डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है तो हमने एक्सटर्नल जेनेटिलिया, डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनेटिलिया में हमने क्या पढ़ा था कि कुछ एम्ब्रायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जैसे कि जेनाइटल ट्यूबरकल, जेनाइटल स्वेलिंग और जेनाइटल फोल्ड्स। ये कुछ
एम्ब्रायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन अगर प्रेजेंट है तो क्या होता है, मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया बनाती है। अगर ये डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एब्सेंट है तो फिर क्या बनेगा, फिर फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया बनेगा, ये आपको पता है। तो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन अगर प्रेजेंट है तो जेनाइटल स्वेलिंग क्या बनाएगी, जेनाइटल स्वेलिंग बनाएगी स्कॉटम मेल में, है ना, इफ डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद नंबर 2, जेनाइटल फोल्ड क्या बनाएगी, जेनाइटल फोल्ड्स जो है ये बनाती है यूरेथ्रा, ये भी आपको पता है। और जेनाइटल ट्यूबरकल क्या बनाएगी, जेनाइटल ट्यूबरकल जो है ये क्या बनाते हैं, ग्लांस पेनिस, ये आपको पता है, नॉर्मली ये होता है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा, इन टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम, इन टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम, यहां पर हमने क्या पढ़ा, अब भी हमने डिस्कस किया कि यहां पर क्या होता है, एंड्रोजन रेसिस्टेंस, एंड्रोजन रेसिस्टेंट। अगर एंड्रोजन रेसिस्टेंस है तो ऑब्वियसली यहां पे जो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है ये क्या है, रेसिस्ट हो चुका है, ये डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन काम नहीं कर रही है। डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इज प्रेजेंट बट डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इज नॉट एक्टिंग ऑन द फॉलोइंग एम्ब्रायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ये आपको पता है। एंड्रोजन रेसिस्टेंस और एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम हमने पहले भी पढ़ा था। एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम ये हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है, कि टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन में ये प्रॉब्लम होता है। अब क्या होगा, इफ देयर इज एंड्रोजन रेसिस्टेंस, अगर एंड्रोजन रेसिस्टेंस होगा तो जेनाइटल स्वेलिंग क्या बनाएगा, जेनाइटल स्वेलिंग क्या बनाएगा, अगर एंड्रोजन रेसिस्टेंस है तो जेनाइटल स्वेलिंग जो बनाएगा वो है लिबिया मेजोरा, ठीक है। जेनाइटल फोल्ड क्या बनाएगा, जेनाइटल फोल्ड बनाएगा लिबिया माइनोरा, और जेनाइटल ट्यूबरकल क्या बनाएगा, जेनाइटल ट्यूबरकल क्या बनाएगा, क्लाइटोरियस। सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन क्या होता है, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन जो पोटेंट फॉर्म ऑफ एंड्रोजन है, तो ये क्या होगा, एंड्रोजन जो है वो टेस्टोस्टेरोन जो है वो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में अगर कन्वर्ट हो रहा है और डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट है तो क्या बनेगा, मेल इंटरनल जेनेटिलिया बनेगा, सॉरी मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया बनेगा। वही अगर डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एब्सेंट है तो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया बनेगा। तो यहां पर क्या है कि एंड्रोजन प्रेजेंट है, एंड्रोजन है वहां पे, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, एंड्रोजन होने के बावजूद भी ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो जेनाइटल स्वेलिंग जो स्ट्रक्चर है, इसके बाद जेनाइटल फोल्ड जो एम्ब्रायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है एंड जेनाइटल ट्यूबरकल जो एम्ब्रायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, यहां पर ये डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एक्ट नहीं कर पा रही है। अब यहां पर एक्ट नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये फीमेल, ये सब क्या है, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब आपको इसमें क्या याद रखना है कि सर फिर ये मेल हुआ, ये बेबी जो है ये मेल होगा या फीमेल होगा, तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है कि कैरोटाइप है,
कैरोटाइप इस बेबी में क्या है 46XY, राइट, 46XY, बट एंड्रोजन रेसिस्टेंस की वजह से, एंड्रोजन रेसिस्टेंस की वजह से जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं वो बना है फीमेल का, है ना, वो बना है फीमेल का। बट यहां पर वाई क्रोमोजोम भी है, यहां पर क्या है वाई क्रोमोजोम भी है, वाई क्रोमोजोम है, यानी कि यहां पर क्या है SRY जीन होगा, SRY जीन जो होगा, तो ये SRY जीन जो होगा ये क्या बनाएगी, टेस्टिस बनाएगी, यानी कि इस बेबी को टेस्टिस भी है, बट एक्सटर्नल ऑर्गन क्या है, ये फीमेल वाला है, यानी कि अंदर से जो ये बेबी है ये मेल है, बट बाहर से जब हम देखेंगे तो ये क्या दिखेगा, फीमेल दिखेगा, ठीक है। तो सर ये टेस्टिस नॉर्मल होता है क्या, जी नहीं, जो ये टेस्टिस होता है ना ये होता है इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होता है। और जब भी ये याद रखिए आप, जब भी इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होगा तो वहां पर मैलिग्नेंसी का रिस्क बढ़ जाएगा, वहां पर क्या होगा, मैलिग्नेंसी का रिस्क बढ़ जाएगा, और ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे सर, वो अभी हम मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या देखना है, हम इसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू डायग्नोस दिस केस, हाउ वी आर गोइंग टू डायग्नोसिस, ठीक है। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये जो बेबी जो होंगे ना, ये बेबी का एज जब 15 या 16 ईयर्स होगा, 15 या 16 ईयर्स होगा ना, 15-16 ईयर्स के एज तक भी पेशेंट को पीरियड नहीं होगा, यानी कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सर ये किस टाइप का एमेनोरिया है फिर, यानी कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मींस एमेनोरिया, यस एमेनोरिया में किस टाइप का एमेनोरिया होगा, तो प्राइमरी एमेनोरिया होगा। क्यों होगा प्राइमरी एमेनोरिया, क्योंकि हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा है कि प्राइमरी एमेनोरिया का मतलब होता है कि फीमेल हु नेवर मेंस्ट्रुएटेड या पर्सन हु नेवर मेंस्ट्रुएटेड, है ना। तो यहां पर क्या है 15-16 ईयर्स का एज हो गया बट मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आया है, पेशेंट कभी 18 ईयर्स की एज में आएंगे, कभी 20 ईयर्स की एज में आपके पास आएंगे और आपको बोलेंगे कि डॉक्टर मैं 20 ईयर्स की हूं बट मेरी जो पीरियड है वो नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्राइमरी एमेनोरिया होगा। सो नंबर 1 आपको एज देखना है, नंबर 2 आपको क्या देखना है कि एमेनोरिया है तो प्राइमरी एमेनोरिया है या सेकेंडरी एमेनोरिया है, ठीक है। नंबर 3 में आप क्या देखेंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में जो प्यूबिक हेयर है वो क्या होगा, एब्सेंट, प्यूबिक हेयर एब्सेंट, और एक्सिलरी हेयर भी क्या होगा, एब्सेंट होगा, एक्सिलरी हेयर भी क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आप देखेंगे तो प्यूबिक हेयर एंड एक्सिलरी हेयर दोनों एब्सेंट होगा, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है कि सर ये एब्सेंट क्यों है, ये दोनों प्यूबिक हेयर एंड एक्सिलरी हेयर एब्सेंट क्यों है, क्योंकि हेयर ग्रोथ के लिए हमको चाहिए होता है एंड्रोजन, और यहां पर एंड्रोजन क्या है, रेसिस्ट है, एंड्रोजन रेसिस्टेंस है, यानी कि एंड्रोजन काम ही नहीं कर पा रही है। जब एंड्रोजन रेसिस्टेंट होगा, एंड्रोजन इंसेंसिटिव होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, प्यूबिक हेयर एंड एक्सिलरी हेयर एब्सेंट होगा, ठीक है। और आपको क्या याद रखना है कि सर ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा क्या इस केस में, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो सकता है क्या, जी ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा। क्यों होगा सर ब्रेस्ट डेवलपमेंट,
अब इसमें क्या है कि इसमें होता है LH का लेवल जो है, LH का लेवल जो है वो इंक्रीज रहता है। LH का लेवल इंक्रीज क्यों रहता है? तो इस पर्सन में क्या है, एंड्रोजन रेसिस्टेंस है। अगर एंड्रोजन रेसिस्टेंस है तो क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को निगेटिव फीडबैक मिलेगा नहीं। जब निगेटिव फीडबैक नहीं मिलेगा तो क्या होगा, LH का प्रोडक्शन कंटिन्यू रहेगा। और जब LH का प्रोडक्शन हाई रहेगा, LH का प्रोडक्शन अगर होता रहेगा तो एंड्रोजन भी बढ़ता रहेगा। और जब एंड्रोजन का लेवल भी बढ़ेगा तो एरोमेटाइज होकर क्या होगा, एस्ट्रोजन का लेवल बनेगा, एस्ट्रोजन भी प्रेजेंट होगा, यानी कि एस्ट्रोजन प्रेजेंट रहेगा। एस्ट्रोजन प्रेजेंट, हाउ, बाय एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन, ठीक है, पेरिफेरियल एरोमेटाइजेशन, ठीक है। ये क्या होगा, पेरिफेरियल एरोमेटाइजेशन के थ्रू क्या होगा, एंड्रोजन जो है वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होगा। और ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए होता है, एस्ट्रोजन चाहिए होता है। और यहाँ पर एस्ट्रोजन है तो क्या होगा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, ठीक है। सिंपल, समझ आ गया आपको? चलिए, एक तो हमने ये सब क्या कर लिया, हमने डायग्नोसिस में ये सारा हमने कर लिया, फिजिकल एग्जामिनेशन है ना, ये सब हम क्या कर लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में आपने कुछ हिस्ट्री ली, उसके बाद आपने एज देखा, एज के बाद आपने प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर देखा, प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर एब्सेंट है, तो फिर आपने ब्रेस्ट का फिजिकल अपीयरेंस देखा, तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट नॉर्मल है ना। अब आप क्या करेंगे, अब आप सजेस्ट करेंगे अल्ट्रासोनोग्राफी। अब आप क्या करेंगे, यूएससी दैट इज अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी में आप क्या देखेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी में आप देखेंगे एब्सेंट यूट्रस, एब्सेंट फैलोपियन ट्यूब, एब्सेंट फैलोपियन ट्यूब, इसके बाद आप देखेंगे एब्सेंट सर्विक्स एंड एब्सेंट अपर 2/3 ऑफ वेजाइना, अपर 2/3 ऑफ वेजाइना। सर जब हमने मुलेरियन एजिनेसिस टॉपिक पढ़ा था तो वहां पे भी ये सेम प्रॉब्लम था जी, बिल्कुल। मुलेरियन एजिनेसिस में भी सेम प्रॉब्लम था, क्योंकि मुलेरियन डक्ट वहां पे भी क्या हो रहा था, रिग्रेस्ड हो रहा था। यहाँ पे भी मुलेरियन डक्ट क्या हो रहा है, रिग्रेस्ड हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर XY क्रोमोजोम है, XY क्रोमोजोम है, Y में है SRY जीन, SRY जीन बनाती है टेस्टिस, टेस्टिस में है एंटी मुलेरियन हार्मोन, और एंटी मुलेरियन हार्मोन मुलेरियन डक्ट को क्या कर रही है, रिग्रेस्ड कर रही है। तो सेम मुलेरियन एजिनेसिस और टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन में जो सोनोग्राफिक फाइंडिंग होगा वो सेम होगा। तो सर यहाँ पे ओवेरी होता है क्या, इसमें ओवेरी होगा क्या? जी नहीं, ओवेरी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ओवेरी? क्योंकि ओवेरी के लिए हमको XX क्रोमोसोम चाहिए, बट यहाँ पर क्या होगा, ओवेरी यहाँ पर क्या है, XY क्रोमोसोम है, इसलिए ओवरी एब्सेंट, ओवरी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें आपको नहीं रहना है। तो सर लोअर 1/3 ऑफ वेजाइना रहेगा क्या? जी बिल्कुल, लोअर 1/3 ऑफ वेजाइना रहेगा, लोअर 1/3 ऑफ वेजाइना रहेगा। क्यों रहेगा सर? क्योंकि यहां पर क्या है, एंड्रोजन रेसिस्टेंस है। अगर एंड्रोजन रेसिस्टेंट है, लोअर 1/3 ऑफ वेजाइना प्रेजेंट। और कौन बनाती है सर ये लोअर 1/3 ऑफ वेजाइना? तो यूरोजेनाइटल साइनस, ये आपको पता है कौन बनाती है, ये यूरोजेनाइटल साइनस, ठीक है। तो इसलिए लोअर 1/3 ऑफ वेजाइना इस कंडीशन में रहेगा। तो सर और हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, और हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? तो डायग्नोसिस करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आपने फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया, फिजिकल एग्जामिनेशन में आपने क्या देखा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट प्रॉपर है, एज 15-16 ईयर्स या उससे ज़्यादा है। उसके बाद आपने देखा पेशेंट आपको कंप्लेन कर रही है कि मुझे एमेनोरिया है, अभी तक मुझे कभी पीरियड आया ही नहीं है, यानी कि प्राइमरी एमेनोरिया है। फिर आपने फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या देखा, आपने एक्सिलरी हेयर देखा, एक्सिलरी हेयर एब्सेंट है। फिर आपने प्यूबिक हेयर देखा, प्यूबिक हेयर एब्सेंट है।
फिर आप क्या करवा लिए, आप अल्ट्रासाउंड करवा लिए। अल्ट्रासाउंड में आपको यूट्रस, सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब, अपर 2/3 ऑफ वेजाइना एब्सेंट मिलेगा, लोअर 1/3 ऑफ वेजाइना मिलेगा। अगर लोअर 1/3 ऑफ वेजाइना है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड पाउच वेजाइना। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड पाउच वेजाइना। ठीक है, सो ब्लाइंड पाउच वेजाइना आपको देखने को मिलेगा, ब्लाइंड पाउच वेजाइना आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्लाइंड पाउच वेजाइना। और सर हम क्या कर सकते हैं इसका, और हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट, हम इसको मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे सर, मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। मैनेजमेंट के लिए आपको याद रखना है, पहले तो हम क्या करेंगे, टेस्टिस को रिमूव करेंगे। वी विल रिमूव टेस्टिस, रिमूव टेस्टिस। सर हम क्यों टेस्टिस रिमूव कर रहे हैं, हमने क्या पढ़ाया था कि ये इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होगा। जब इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होगा तो क्या होगा, मैलिग्नेंसी होगा। तो मैलिग्नेंसी होगा तो मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट होने से पहले हम क्या कर देंगे, टेस्टिस को हम रिमूव कर देंगे। बट इसके लिए भी एक चीज है, जब पेशेंट प्यूबर्टी एज में आएगा तो ही आप रिमूव कर सकते हैं टेस्टिस को। वी कैन रिमूव टेस्टिस, वी कैन रिमूव टेस्टिस बट ओनली आफ्टर प्यूबर्टी, बट ओनली आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी के बाद ही हम करेंगे रिमूव। उसके बाद दूसरा हम क्या कर सकते हैं सर, इस टाइप के पेशेंट में हम क्या ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, ये ना तो मेल रहा ना तो फीमेल रहा, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे वेजाइनोप्लास्टी। वेजाइनोप्लास्टी यानी कि हम मैरिज से पहले हम क्या करेंगे, वेजाइनोप्लास्टी यानी कि एक प्रॉपर वेजाइना का शेप देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम वेजाइनोप्लास्टी करेंगे। तो सर प्रेगनेंसी पॉसिबल होगा क्या इस कंडीशन में, तो प्रेगनेंसी इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सर क्यों पॉसिबल नहीं है प्रेगनेंसी, एक तो पहले तो आपको ये जानना है कि ये फीमेल नहीं है, इंटरनली ये मेल है क्योंकि XY क्रोमोसोम है कैरोटाइपिंग में, है ना। तो ये एक रीजन हो गया। दूसरा क्या है, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ यूट्रस, एब्सेंस ऑफ सर्विक्स, एब्सेंस ऑफ फैलोपियन ट्यूब एंड अपर 2/3 ऑफ वेजाइना, अपर 2/3 ऑफ वेजाइना। ये सब एब्सेंस होने की वजह से क्या होगा, प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं होगा। ये क्या बायोलॉजिकल मदर बन सकता है क्या, ये बायोलॉजिकल मदर बन सकते हैं क्या दिस टाइप ऑफ पेशेंट, बायोलॉजिकल मदर, बायोलॉजिकल मदर बन सकता है क्या। हमने मुलेरियन एजिनेसिस में हमने क्या पढ़ा था कि बायोलॉजिकल मदर बन सकता है, बट ये बायोलॉजिकल मदर भी नहीं बन सकता है। नो, व्हाई, बिकॉज ओवरीज आर एब्सेंट। ओवरी जब एब्सेंट होगा तो हम ओवम कहाँ से लेंगे, जब ओवम नहीं लेंगे तो ये बायोलॉजिकल मदर कैसे बनेगा। मुलेरियन एजिनेसिस में हमने क्या पढ़ा था कि ओवरी प्रेजेंट होता है, जब ओवरी प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन में हम ओवरी से ओवम ले लेंगे, उसके हस्बैंड का स्पर्म ले लेंगे और हम IVF हम सेरोगेसी हम कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा था। बट यहाँ पर तो ओवरी भी नहीं है तो ये बायोलॉजिकल मदर भी नहीं बन सकता। प्रेगनेंसी और बायोलॉजिकल मदर का कोई भी सीन नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल मदर नहीं बन सकती। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। सारा गायनेकोलॉजी का ईच एंड एवरी टॉपिक जो MBBS के लेवल पे रिक्वायर्ड है वो सारा टॉपिक हम सिंपल लैंग्वेज में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।